गुड आफ्टरनून गाइस। गुड आफ्टरनून, वॉइस क्लियर है सभी को? गुड आफ्टरनून सर। ओके, तो ना हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया था, कुछ पॉइंट्स बच गए थे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखो, इसमें एक चीज आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है। मेटेलिक एलिमेंट्स को डिटेक्शन के लिए करते हैं। मेटेलिक एलिमेंट्स क्रोमियम, जिंक, कॉपर, Fe, कोई भी मेटेलिक एलिमेंट्स बोल सकता है, या फिर और भी जो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ये एक्चुअली क्या होता है कि सीरम सीरम में, मतलब ये इसका अगर देखा जाए तो एक मेडिकल एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन माना गया। और ये एक पेट्रोल में लेड की क्वांटिटी को पता करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट था, जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, देखो एक बार आप फिगर को देख लीजिए ध्यान से। कोई भी सैंपल, जैसे यहाँ पे लिक्विड है, क्या लिक्विड फॉर्म में एनालिसिस कर रहे? नहीं, उसको नेबुलाइजर के मदद से बर्न करके यहाँ पे गैसियस स्टेज में आ जाती है। गैसियस स्टेज में ही हम एनालाइज करते हैं। उसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास होती है। अब पास होने के बाद में यहाँ पे एब्जॉर्बेंस होगा, और एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस होगा। फिर वो फर्दर उस आप जो रिजल्ट्स आएंगे, आपको जो डिटेक्टर्स में आपको मिलेंगे, कंप्यूटर पे आपको दिख जाएंगे। ऑलरेडी मैं उस दिन क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डबल एस जिसको बोलते हो, एक क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर कहीं पे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है तो ये क्वालिटेटिव तो हो ही गया। देखो, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक बेसिक है, जो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन एक एडवांस टाइप की स्टडी मानी जाती है। जैसे हम भी कभी कभी आप लैब में टेस्ट लगाते हो, बोलते हैं कि इसमें क्वांटिटेटिव आप थोड़ा सा स्टडी करो, वो स्टडी एडवांस मानी जाती है। तो कहीं पे अगर क्वांटिटेटिव है तो आप क्वालिटेटिव तो होगा ही होगा, ठीक है। chemical element using the absorbance of optical radiation light by free atoms in a gaseous state। मैं इसी चीज को मैं बता रहा था लास्ट टाइम पे, गैसियस स्टेट, फ्री एटम्स इन गैसियस स्टेट। तो आप ऐसे समझिए, जो गैसियस स्टेट हैं किसी भी सैंपल का, उसमें क्या होंगे? फ्री एटम्स होंगे, फ्री एटम्स होंगे, फ्री एटम्स होंगे। और फ्री एटम्स अगर देखा जाए तो ये क्या करेंगे? एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट्स, ठीक है। इतना कंसेप्ट याद रखना है। तो एब्जॉर्बेंस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय फ्री मेटालिक आयंस। फ्री मेटालिक आयंस कब मिल सकते हैं? ध्यान रखिएगा, गैसियस कंडीशन में। कब मिलेंगे? गैसियस कंडीशन में। चलो जरा इसके कुछ बेसिक, हाँ मैं एक टेम्परेचर की कल बात कर रहा था, तो यहाँ पे ऑलरेडी नोट है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, या एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डबल एस, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए, और इससे आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। देखो पहला पॉइंट इसमें यही है कि यूज द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ गैस फेज एटम। तो ये मतलब आपको जो गैस फेज एटम में हम कंसर्न, देखो आपका सैंपल भले ही लिक्विड हो, आप लोग समझिए ध्यान से, आप लोग समझ भी रहे होंगे मुझे पूरा उम्मीद है। सैंपल आपका लिक्विड फॉर्म में, देखो मोस्टली सैंपल हम लोग लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं। जैसे अभी मैंने क्या किया था, एक टेस्टिंग कराई थी डबल एस की। तो हम जो मेरा जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया कितना क्रोमियम एब्जॉर्ब किया, कितना नहीं एब्जॉर्ब किया, तो आप बैक्टीरिया तो समझते हो ना, हम लोग पढ़े होंगे। तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया को ग्रो कराया और फिर वो मीडिया से क्रोमियम को इनसाइड द सेल एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया ने क्रोमियम एब्जॉर्ब किया,
लेकिन कोई ऐसी स्टडी जिससे हम कह सकें कि कितना क्रोमियम आपने, भाई हमने जो अमाउंट क्रोमियम डाला था मीडिया में, जो भी हमने मीडिया में अमाउंट डाला था वो नोन है ना, नोन है, बताओ जरा। अब इसमें बैक्टीरिया ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, इंट्रासेलुलर क्या कर लिया, लीच कर लिया पूरा क्रोमियम। तो हम क्लेम करना चाहते हैं कि कितना क्रोमियम एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या करेंगे, जो ये लिक्विड पार्ट है, जो इसका लिक्विड पार्ट है उसका हम क्या करा लेंगे, डबल एस करा लेंगे ना। डबल एस कराने के बाद क्रोमियम का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जितना नॉन कंसंट्रेशन हमने डाला था, इस अब जो बता रहा है, तो अगर इसमें डिफरेंस आएगा, जैसे मान लीजिए हमने 100 माइक्रोग्राम पर ml ऐड किया, लेकिन अब जो डबल एस कराया वहां पे 20 माइक्रोग्राम पर ml है। इसके मतलब बैक्टीरिया ने क्या किया है, आपको 80 माइक्रोग्राम पर ml एब्जॉर्ब कर लिया। मेरी बात को समझ रहे हो ना। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो कंसंट्रेशन आपकी आएगी वो गैसियस फेज एटम में आएगी। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, यही इसका मेन पॉइंट्स है। जो लाइट का जो एब्जॉर्बेंस होगा वो गैसियस एटम में होगा। मुझे लग रहा है आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, सिंस सैंपल आर यूजुअली लिक्विड, आपका सैंपल लिक्विड भी हो सकता है या सॉलिड। कल को आपसे ये पूछा सकता है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल किस रूम में होना चाहिए, वनली गैसियस, क्या जरूरी है क्या, वनली गैसियस होना चाहिए? आप बताइए जरा, आप क्या सोचते हो भाई, सैंपल चाहे लिक्विड भी हो चाहे गैसियस हो। हमारे पास इस डिवाइस में एक ऐसा डिवाइस लगी है जो उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ना। बोलो, मेरी बात समझ पा रहे हो? डबल एस रिक्वायर द लिक्विड सैंपल टू बी एस्पिरेटेड एरोसॉल, जो गैसियस फॉर्म बन जाते हैं उसको बोलते हो एरोसॉल। ये भी पॉइंट आ सकता है, एरोसॉल ध्यान रखिएगा। देखो एरोसॉल आजकल कोरोना के समय में आप जानते हो ना, एरोसॉल्स ड्रॉपलेट्स ऐसे गैसियस गैसियस के रूम में, हम एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं ना। तो हम चाहते हैं गैसियस के रूम में वो जो एटम्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एरोसॉल हो जाएं, सस्पेंडेड हो जाएं, मिक्स विद द गैस लिखा है ना, सच एज एसिटिलीन और नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं ना, ऐसे ही वो उसके भी हो जाए। बड़ा सिंपल है। अब मिक्सचर इज ए फ्लेम होज टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है वो हम इतना टेम्परेचर बताइए जरा, इतना टेम्परेचर बताइए जरा, किसी भी सॉलिड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2100, मतलब आपको मान लीजिए 2100 और 2800 आपको डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ये नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, पूछ सकता है कि टेम्परेचर करना चाहिए। ड्यूरिंग कंबशन एटम ऑफ एलिमेंट इंटरेस्ट इज सैंपल आर रिड्यूस टू फ्री। ये आपको जब हम कंबशन करेंगे, आपको कोई डाउट किसी को तो नहीं है, जब हम नेबुलाइजर करेंगे गैस फॉर्म में हमेशा चेंज चेंज करना पड़ता है। हाँ हाँ प्राची, मैं बताया ना आपको, फिगर को देखिए प्राची ध्यान से, आप इस चीज को देखिए। आपको क्या लिखा है, जो यहाँ जो रेडिएशन जिसके थ्रू पास हो रही है, तो वो कौन सी स्टेज है सैंपल की, वो एक गैसीय स्टेज है। भले आप सॉलिड स्टेज में हो चाहे लिक्विड स्टेज में हो, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस स्टेज में, गैसीय स्टेज में। क्लियर है प्राची? नाउ इज क्लियर? यही थोड़ा पॉइंट है जो आप देख लो, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो। अनएक्साइटेड ग्राउंड स्टेज, एटम एब्जॉर्ब यूवी या विजिबल लाइट, या जो भी आप जो लैंप यूज करोगे। देखो लैंप तो आपके हिसाब से यूज करोगे, देखो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के डिटेक्शन करोगे। तो ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी बियर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई होगा। बियर लैम्बर्ट क्या बोलता है, देखो जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा दैट इज ए मोर कंसंट्रेशन दैट इज मोर एब्जॉर्बेंस। तो बताइए जरा, यहाँ पर भी एक लीनियर रिलेशनशिप बन जाएगा। इज क्लियर? सभी पॉइंट्स से क्लियर हो गए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। मैं दूसरी टेक्निक्स की तरफ चलता हूँ। आप एक बार जरा यस कर दो, एक दो लोग कम से कम, मैं समझ जाऊं कि आप तक बात पहुंच गई है। एटॉमिक एब्जॉर्बेंस में जितने संबंधित पॉइंट्स हैं, अब इसके जरा पार्ट देख लीजिएगा सभी लोग। हाँ, इसके जो पार्ट्स हैं वो देख लीजिएगा कि कौन कौन पार्ट्स हैं। मुझे लग रहा मुश्किल नहीं होगा आपको पार्ट्स में, ऐसा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन आपका बेसिक प्रिंसिपल
किस किस बेस पे ये वर्क करता है, तो उसमें तो आपको पता ही है कि वो गैसीय स्टेज में कन्वर्जन है। और दूसरा इसका एप्लीकेशंस क्या है। चलो तो आज कम से कम एक टेक्निक और पढ़ लेते हैं, ये तो कल का रिमेनिंग पार्ट था। डाल लेते हैं हम लोग, जहां भी लिख रहे हो सर्कुलर डाइक्रोम, इसको इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हो। सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब देखिए जरा, हमने एक पहला पॉइंट ये लिख दिया है जो आप गलती मत करिएगा। जैसे देखो, स्ट्रक्चर तो पता करते हैं, नो डाउट। स्ट्रक्चर किसके, अगर हम इसकी बात करें सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या पता करते हैं, स्ट्रक्चर, ये तो क्लियर है, स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर नहीं, विदाउट 3D स्ट्रक्चर। कल को अगर बोल दे कि सर्कुलर डायग्राम से हम 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर विदाउट 3D स्ट्रक्चर। एक दिन मैंने पूछा था 3D स्ट्रक्चर, अगर जैसे मान लो अगर डीएनए का 3D स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो क्या सर्कुलर डायग्राम करोगे, मत करिएगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करिएगा। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से 3D स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। ये मोटे मोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूँ। बायोकेमिस्ट्री में आपने प्रोटीन पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, मुझे पता है पक्का। प्रोटीन में आपने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, वो है कौन सा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन में आप लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़े, अगर आप लोगों ने पढ़े हैं, एग्जाम तो आप लोगों ने नहीं हुआ था लेकिन पढ़े तो होंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मैं कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो बीटा सीट, ठीक है, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, और कौन है, कोलेजन, ठीक है, बीटा पैरेलल, ठीक है। दीज आर सम सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स। ये यहाँ तक तो कोई आपको पता ही सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोटीन में, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता होना चाहिए कि जो पेप्टाइड बांड्स है ना, पेप्टाइड बांड्स जानते हो ना, पेप्टाइड बांड में एक रोटेशन होता है ना, रोटेशन, ठीक है। मान के चलते हैं जो पॉली स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स, स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। भाई जैसे क्या है कि पेप्टाइड बांड्स भी तो कहीं ना कहीं वो अल्फा हेलिक्स बना रहे हैं ना, कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे आना चाहिए तब अल्फा बनेगा या बीटा बनेगा, ये सब पुरानी बातें हैं, आप सब जानते हो। हम आज इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, उस पे मुद्दे पे आ जाते हैं। तो वो क्या है, आप समझिए, लाइन को समझिए, पढ़िए ध्यान लाइन को, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। भाई माइक ऑन कर ले तो हमको म्यूट करना पड़ता है, टाइम बढ़ा दे तो मेरा। तो सर्कुलर डायक्रोम इज वेरी सेंसिटिव टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड एंड द प्रोटीन्स। बस यही नोट कर लो कहीं पे, secondary structure of the protein, secondary structure of the polypeptide studies is done by circular dichrome spectroscopy. Circular dichrome spectroscopy is the form of light absorbance. अच्छा एक चीज आप देख रहे हो ना, जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं उन सब में कहीं ना कहीं एब्जॉर्बेंस ही सबका कॉमन है, ये मैं बता चुका हूं पहले ही। एब्जॉर्बेंस ही तो मेन है, यहाँ पर एब्जॉर्बेंस है। that measure the difference in absorbance of right and left circular polarized lights। अच्छा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी लाइट को, जैसे मैं यहाँ से लाइट पास करता हूँ
और यहाँ पे अगर हम कोई पोलराइजर यूज कर लें, ध्यान दीजिए कंसेप्ट को, पोलराइजर, तो इस लाइट को वो क्या कर सकता है, लेफ्ट या राइट पोलराइज कर सकता है। इसके बेसिस पे हम एल और डी आइसोमर डिसाइड करते हैं। आपने पढ़े होंगे ना, एल अमाइनो एसिड, डी अमाइनो एसिड, डी ग्लूकोज, ये किस बेसिस पे नाम दिया गया है? ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट्स को अगर मैं देखूं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, पोलराइजर का काम क्या होता है। अगर हम पोलराइजर ना यूज करें, समझिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर हम पोलराइजर ना यूज करें तो जो लाइट होगी वो बिना डेविएट हुए अपने अपने पर्टिकुलर पाथ से होते हुए पास हो जाएगी। यही तो है ना। पोलराइजर का काम क्या है, वो जो लाइट है उसको एक एंगल में उसको पोलराइज करा देना। तो डिफरेंस इन एब्जॉर्बेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन rather than the commonly used observance of isotropic lights। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जहां पे केवल सिंपल एब्जॉर्बेंस रहता है, नहीं है, सिंपल एब्जॉर्बेंस होता है। इज क्लियर? यहाँ पे एक अलग तरीके का कंसेप्ट है। अच्छा, आप बताइए जरा, जैसे मैं आपसे एक कंसेप्ट पूछना चाहूंगा, यहाँ पे शायद मैंने नहीं कहीं पे नोट किया है लेकिन मैं बताना चाहूंगा। दो तरीके के आपको जो लाइट है वो पोलराइज हो सकता है। अगर देखिए सर, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, आप लोग पढ़ा होगा लियो रोटेटरी। अगर आपने पढ़ा है कभी तो आप कमेंट में यस बोल दीजिएगा। जिसको हम लोग यल फार्म बोलते हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा मुझे पता है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको हम लोग डी फार्म बोलते हो, यही तो बोलते हो ना। तो ये यल फार्म और डी फार्म क्या है? अरे जेनेटिक्स में पढ़ा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, जेनेटिक्स में कहां से आ गया? हाँ, मैं ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है, उसी को मैं ऊपर लिखा था, मुझे लगा शायद आप तक दिखाई ना पड़ रहा हो। अरे जेनेटिक्स में वहां पहुंच गए ये लोग भी, हद हो गई। ये वहां पहुंच गए, डस्टल कॉलिंग और सिनिस्टर कॉलिंग, मतलब जेनेटिक्स इतनी भाभी है आप लोगों पे। हम यहाँ यल फार्म और डी फार्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट राइट डायरेक्शन में रोटेशन, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेशन, चलो आप भी सही हो, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज है, वो कॉलिंग है स्नेल में। अरे ठीक है। बेसिकली लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट तो है सर। हाँ, लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट है, लेकिन ये लाइट से है, उसका वहां लाइट थोड़ी ना बताया था कोई, अगर आपने पढ़ा हाँ होगा। सर, वहाँ लाइट है, यहाँ कॉइल है, वहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे लाइट। यहाँ लाइट के रिस्पेक्ट में है ना, लाइट को लेल फार्म या डी फार्म्स के, जैसे मान लीजिए सपोज करिए अगर कोई यल एलेनिन है, ध्यान दीजिएगा, अगर यल एलेनिन है हमारे सैंपल में, तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्या किस तरफ, और इसका जो पोलराइजेशन होगा वो कैसा होगा, लीवो रोटेटरी होगा ना। सर लेफ्ट साइड। हाँ बल यही तो बताना है। अब मान लीजिए हमने डी ग्लूकोज ले लिया, डी ग्लूकोज ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। या हम डी एलिन ले लें, डी एलिन ले लें, तो वो बस यही तो था ना। समझ तो आप समझ रहे हो। देखो हर एक, आप ध्यान से समझिए बच्चों, हर एक टेक्निक्स में कुछ ना कुछ ऐसा जो है जो अलग है। वो अलग यहाँ पे क्या है, अलग मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे है एब्जॉर्बेंस, डिफरेंस इन एब्जॉर्बेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। यही चीज आप कहीं ऑप्शन आ सकता है। अगर मैं पूछूं सर्कुलर डायक्रोम में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो आपका यहां से आ जाएगा डिफरेंस इन एब्जॉर्बेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बाय ए सबस्टेंस।
चलो आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन शोन CD स्पेक्ट्रा बिटवीन 260 and approximately 180 nanometer analyzed for the different secondary structure types। ये भी आप यह नोट कर सकते हो कि जो बेसिकली जो CD स्पेक्ट्रा हम लोग लेते हैं वो 260 और 180 नैनोमीटर के बीच में लेते हैं फॉर द एनालाइजेशन ऑफ फॉर द स्टडीज ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कौन कौन से? जैसे अल्फा हेलिक्स, पैरेलल, एंटी पैरेलल, बीटा शीट एंड अदर टर्न। बीटा शीट बोलते हैं, एक बीटा टर्न भी होता है ना, टर्न। These are secondary structure, different type of secondary structure in the proteins. Okay. Now I discuss about basic flow chart of the CD spectroscopy। ध्यान से देखिए, पहला पार्ट है आपका लाइट सोर्स, ठीक है। दूसरा पार्ट है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का काम जानते हो क्या होता है? देखो, लाइट सोर्स यहां से जब आ रही है तो यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट सोर्स होगी ना, ध्यान दीजिएगा। हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही पास करे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको क्या लगाना पड़ेगा बताओ, कुछ बताते रहो। सर फिल्टर लगाना पड़ेगा। हाँ, फिल्टर कह सकते हो, या उस फिल्टर को मोनोक्रोमेटर बोल सकते हो ना, पार्टिकुलर वेवलेंथ पास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज इसका नोट्स दे, चलो मैं नोट्स दे दूंगा आज ही हम। चलो बिल्कुल। उसके बाद ये मिरर लगा दिया। मिरर क्या काम होता है कि वो बेंड कराना, यहां से फिर मिरर लगा दिया। अब देखो जरा, मेन पार्ट जो है वो क्या है? पोलराइजर, ठीक है। पोलराइजर का काम ये है, ध्यान दीजिएगा, मतलब जो भी लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है ना, उस डायरेक्शन को प्रभावित करना, उस डायरेक्शन को जो एक पाथ बना है उसको डेविएट करना, ये इसका काम है पोलराइजर का। फिर लगा होगा आपका पोलराइजेशन मॉड्यूलेटर। क्या लगा होगा? एक मॉड्यूलेटर लगा होता है, एक डिवाइस जो मॉड्यूलेट करता है। अब देखिए यहां मेन पॉइंट आपका आया। आपका जो रिजल्ट्स होगा वो या तो RCPL होगा, या तो आपको RCPL में होगा। भाई कोई भी सबस्टेंस या तो RCPL होगा या फिर ICPL होगा, सॉरी LCPL। R क्या है? राइट, C क्या है? सर्कुलर, P क्या है? पोलराइज लाइट। मतलब राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट, L लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट्स इन द सैंपल। अब देखिए जरा, ये आपको यहाँ पे सैंपल है। सैंपल क्या करेगा? अब यहाँ पे पर्टिकुलर जो जो सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होगी, वो पर्टिकुलर लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्बेंस का जो डिफरेंस है वो किस पे बेस्ड होगा? RCPL एंड LCPL। दीज आर, और ये फर्दर आपको डिटेक्ट हो जाएंगे और आपकी रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे, और रीडिंग से आप समझ जाओगे। कोई डाउट किसी को? अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं आप बता। देखो ये कुछ पिक्चर मैंने आपके लिए, हालांकि ये बहुत, इसको सोचना नहीं है, बस इस पिक्चर को देख करके हमको कुछ आसान हो जाता है इस टेक्निक को समझना। जैसे उसने क्या किया है, अल्फा हेलिक्स के लिए उसने बताया कि जो मैं आपको अल्फा हेलिक्स का इस तरीके का आपका जो एक CD जो स्पेक्ट्रम है इस तरीके का एक आएगा। ये अल्फा हेलिक्स का हो गया। एंटी पैरेलल का है, जो मैंने इस पे हालांकि ब्लैक था, रेड कर दिया। आप देखिए जरा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अल्फा हेलिक्स का अलग स्पेक्ट्रम है, एंटी पैरेलल बीटा का अलग है, एक्सटेंडेड का अलग है, कोलेजन का अलग है, डीनेचर अलग है। आप ये समझ सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर showing the different spectrum, different results in CD spectrum, CD spectroscopy। इज क्लियर? जैसे मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ, मायोग्लोबिन अलग है, LDH का अलग है, काइमोट्रिप्स। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि मायोग्लोबिन बताओ, मतलब कम से कम इतना तो समझ सकते हो कि ये अगर ये अलग अलग रिजल्ट्स नहीं आते तो हम कैसे कह सकते कि these are alpha helix, these spectrum represent the anti-parallel,
These picture represent the extended, these picture represent the collagen. How to tell, कैसे हम कह सकते हो, ये स्ट्रक्चर देख के करोगे ना। चलो यहां तक मुझे लग रहा कोई दिक्कत नहीं। अब हम साधारण बात पे आ जाते हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ द सीडी। ये तो आप भूल ही नहीं सकते, एप्लीकेशन, बिना एप्लीकेशन के तो कुछ हो नहीं ना। तो पहला पॉइंट लिखा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कन्फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल्स। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड ए कन्फॉर्मेशन, particularly protein as a secondary structure sensitive to the environment, temperature, pH, circular। अब देखो जरा इसने क्या किया है, कुछ बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया। आपने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को। अब बैक्टीरिया से आपने कोई प्रोटीन आइसोलेट किया, उस प्रोटीन को हम एक्स मान लें। अब आप क्या कर रहे हो, उस प्रोटीन को टेम्परेचर, एक टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हो, टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हो, मतलब आप टेम्परेचर को, इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंक्रीज टेम्परेचर दे रहे हो। अलग अलग टेम्परेचर, कहीं 20 दे दिया, फिर उसके बाद 30 दे दिया। अब हर एक टेम्परेचर पे आप सीडी कर रहे हो। सीडी क्यों कर रहे हो, आप ये पता करना चाहते हो क्या ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, क्या ये टेम्परेचर के प्रति इसका स्ट्रक्चर में कोई चेंज आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि दीज प्रोटीन आर सेंसिटिव या दीज प्रोटीन आर रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। मुझे लग रहा समझ में आ नहीं रहा आप लोगों, और आना। चलो एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। आर्की बैक्टीरिया, आपको पता है ना, एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, कुछ आर्की बैक्टीरिया ऐसे हैं जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। मींस मतलब हाई टेम्परेचर पे एडाप्ट करने की पावर होता है आर्की बैक्टीरिया के पास। हाइड्रोथर्मल वेंट्स पढ़ा है ना सब लोगों ने। अब बताओ, अगर हम आर्की बैक्टीरिया की प्रोटीन स्टडी करें और लैब में अगर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दें, ध्यान दीजिएगा, आर्की बैक्टीरिया के प्रोटीन ले आए और एक प्रोटीन आप नॉर्मल जो यहाँ के जो अपने वातावरण में जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, मीजोफिलिक बैक्टीरिया का प्रोटीन ले आओ, तो जरा बताइए आप क्या करोगे। आप हाई टेम्परेचर यहाँ पे मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, चलो 50 छोड़ो, 70 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, कुछ बैक्टीरिया 70 भी होते हैं, और यहाँ पर भी 70 दे दिया। अब जरा ये बताइए कौन किसकी प्रोटीन 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना स्ट्रक्चरल जो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, मीजोफिलिक बैक्टीरिया का या फिर आर्की बैक्टीरिया का, जिसको हम थर्मोफिलिक बोलते हो। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, किसके प्रोटीन में स्ट्रक्चरल चेंज मिल सकता है अगर हम सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी करें, अगर उसको प्रोटीन को 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दें। तो आपका आंसर होगा मीजोफिलिक ना। बिल्कुल, क्यों बोला, क्योंकि मीजोफिलिक बैक्टीरिया के पास वो प्रोटीन्स हैं जो इतने टेम्परेचर तक वो अपना मेन जो नेटिव स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, वो बनाए नहीं रह सकते, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जरा ये बताइए जरा, तो टेम्परेचर के पता रेजिस्टेंस कौन हो गई, आर्की बैक्टीरियल प्रोटीन्स आर टेम्परेचर रेजिस्टेंस वाइल मीजोफिलिक बैक्टीरियल प्रोटीन आर टेम्परेचर सेंसिटिव। ये तो आप बोल रहे हो ना। क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या कोई ऐसा टेक्निक्स है जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि देखो इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, मान के चलते हैं, जैसे मान लो किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये था, ऐसे आया, ठीक है, मैं ऐसे बना लेता हूं। और जैसे हम ये मतलब है आपको नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बदल गया तो ऐसा आ गया टेम्परेचर, हमने क्या कर दिया, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो जरा बताइए ये पैटर्न दोनों अलग हो गए ना। जब दोनों पैटर्न अलग हो गए तो हम ये बात कह सकते हैं कि टेम्परेचर का यहाँ पे इफेक्ट आया। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट वैसे हम लोग क्या कर सकते हो, पीएच का इफेक्ट चेक कर सकते हो ना, बहुत आसानी से, बहुत आसान है। तो इन्वायरमेंट कंडीशन में इंटरेक्शन में अदर मॉलिक्यूल्स। एक बात और सुनिए जरा, प्रोटीन प्रोटीन स्ट्रक्चर आपने पढ़े, सॉरी, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होते हैं ना, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होते हैं, और ये इंटरेक्शन भी कहीं ना कहीं इनके स्ट्रक्चरल बेस्ड हैं।
आप एक मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी आपने पढ़ेंगे शायद हाँ इसी पिताजी आगे बढ़। एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी। अरे भाई माइक आप कर लो। एंजाइम और सबस्टेंस कौन है? एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में इंटरेक्शन, ये भी तो हम स्टडी कर सकते हो, क्योंकि एंजाइम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना, उसके जो एक्टिव साइट का एक स्ट्रक्चर होता है। अब बताओ अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो क्या सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा? जो उसका नहीं बाइंड करेगा। चलो काइनेटिक देख सकते हो, काइनेटिक वही ना एंजाइम आ गया। थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन, ये सब आप किससे देख सकते हो? सर्कुलर डाइक्रोम स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो नाउ इतना ही आज है जो हम लोग आपको सीडी के बारे में बताए। अब कोई आपको डाउट हो, क्योंकि मेरे पास समय है 5 मिनट का, अगर कोई डाउट हो बताओ। नेक्स्ट टाइम से हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद बचा है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मुझे लग रहा है शायद इसी के साथ ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सभी इतनी है ना, और कोई तो नहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब लास्ट में क्या करेंगे, एक लेक्चर ले लेंगे पूरा, एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे जल्दी जल्दी में। बताओ जल्दी से, कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ, एक्सरे, एक्सरे है आपके में? चलो 2-3 पॉइंट एक्सरे में बता देंगे। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्वेश्चन तो आएंगे क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिलेबस में तो नहीं है एक्सरे डिफ्रैक्शन। सर आपने कहा था वो एमसीक्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन दे देंगे। हाँ, आवाज नहीं, धीरे बोलिए, फिर से बताइए। सर आपने कहा था एमसीक्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन दे देंगे। हाँ, क्वेश्चन हम कराएंगे ना। अभी आज तो मैंने नहीं लिया है। मैं क्या करूंगा, कल मैं 2-3 क्वेश्चन डाल लूंगा ऐसे, और मैं लास्ट के सेशन में क्वेश्चन कराएंगे। कम से कम मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही। एंड सर और अच्छा, यूनिट से भी करा दीजिएगा क्वेश्चन रिवाइज। अब पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी का कर लेते सर हैं। होल सिलेबस से करवा लीजिए ना सर क्वेश्चन आप सर होल पूरे। सिलेबस के क्वेश्चंस करवा दीजिएगा एक बार। हाँ पूरे 100 क्वेश्चन होल सिलेबस से करवा दीजिए। चलो हम जितने हो सकेंगे करा देंगे, ठीक है। तो अभी Yes, ये sir. सीडी में कोई दिक्कत किसी को? नो अच्छा, सीडी मुझे अभी याद हो गया। सीडी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सीडी का मेन कंसेप्ट क्या था? पोलराइजेशन, लीवो रोटेटरी एंड मतलब एक सर्कुलर, हालांकि उसको हम सीपीएल बोलते हो ना। तो इस बेसिस पे याद रखिएगा आपको, ठीक है। मैं तब तक थोड़ा बता देता हूँ, ये चीज याद रखना। सीपीएल मतलब आरसीपीएल और एलसीपीएल। एटॉमिक में, अरे एटॉमिक नाम ही सुन उसके लगता है कि बस सीधे सीधे क्या है, मेटल्स या और कोई एलिमेंट्स गैसियस स्टेज में, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल तो पता ही है आपको। इसके पहले क्या पढ़ाया था मैंने आपको? ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप। हाँ, पीपीटी में आज भेज दूंगा अभी ग्रुप पे, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसके बारे में भूल गए क्या? इंफ्रारेड में क्या वाइब्रेशनल था ना, स्टिचिंग, ये सब था। क्या स्टडी करते थे? फंक्शनल ग्रुप स्टडी करते थे। बढ़िया है, अच्छे से बन गया आप लोगों का। चलो, यूवी विजिबल में बहुत डाइवर्स है, कोई स्पेसिफिक थोड़ी ना है। मतलब इसका जो एप्लीकेशन है यूवी विजिबल का, वो मतलब एक दिखा दे तो एक कंसंट्रेशन के बेसिस पे बायोमॉलिक्यूल से प्रोटीन पता करना है, डीएनए पता करना है, बैक्टीरिया कितना है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, बैक्टीरिया सेल कंसंट्रेशन, ये सब है। कोई स्पेसिफिक ग्रुप के बेसिस पे नहीं होता है यूवी में, ठीक है। तो नाउ ओके, आज अभी मैं भेज दूंगा, ठीक है। और कल हम आएंगे। थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर।